हेलो, तेजस्वी केमिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में अगला टॉपिक अणुशक्ति के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो देखिए, जो विलयन होते हैं, विलयनों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलय की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं कि विलय कौन सी प्रकृति का है, अम्लीय है या क्षारीय, या फिर उसका संगठन क्या है, वो किन किन तत्वों से मिलके बना हुआ है, इस पर निर्भर नहीं करते गुण। विलयन के गुण, ये जो गुण हैं ये निर्भर करते हैं किस पर? केवल विलय की मात्रा पर निर्भर करें। किस पर? विलय की मात्रा पे, कि कितनी मात्रा में अपन ने विलय लिया गया है। तो इन गुणों को अपन बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा हो जाएगी वे गुण जो कि विलय की प्रकृति व संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जिसमें हम लिखेंगे परिभाषा में, वे गुण जो विलयन में विलय की प्रकृति तथा संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो जो किस पर निर्भर करेंगे? केवल विलय की मात्रा पर निर्भर करेंगे, वही क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे। और अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। तो ये चार अणुसंख्य गुणधर्म हैं जो कि केवल किस पे निर्भर करेंगे? विलय की मात्रा पे। अब इन चारों का ही हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था कि हम एक बर्तन में क्या ले लें, कोई भी विलायक ले लें, शुद्ध विलायक। और जब इस शुद्ध विलायक को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण ये शुद्ध विलायक, जैसे अपन ने जली ले लिया, इस जल को गर्म करा, तो क्या होगा? जल के जो अणु हैं वो गर्म होने के कारण क्या प्राप्त करेंगे? ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ऊर्जा प्राप्त करके गति करने लग जाएंगे, और गति करके वो जो जल है वो अपनी द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में चला जाएगा? वाष्प अवस्था में। और उसकी जो वाष्प होती है वो इस पात्र के खुले होने के कारण कहाँ चली जाती थी? इस वायुमंडल में चली जाती थी। और फिर बात करते थे हम बंद पात्र की। तो बंद पात्र की जब अपन बात करते हैं तो पात्र बंद होने के कारण जो वाष्प है उसको केवल इतना ही सीमित स्थान मिल पाता है, और जो वाष्प है वो ऊपर की ओर जाती है तो पात्र की दीवारों से टकरा करके क्या हो जाती है? वापस संघनित हो जाती है। मतलब दो प्रक्रिया, यहाँ से तो वाष्प द्रव वाष्प में बदला, कौन सी प्रक्रिया हो गई? वाष्पन की प्रक्रिया चालू हो गई, वाष्पीकरण की। परंतु जैसे ही वो वाष्प है वो इस बर्तन की दीवार से टकराएगी तो क्या हो जाएगी? संघनित हो जाएगी। तो कौन सी प्रक्रिया चालू हो जाएगी? संघनन की प्रक्रिया यहाँ पर चलने लग जाती है। तो इस प्रकार ये वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर चलती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि साम्य स्थापित
हो जाता है। और ये साम्य स्थापित होने पर जो ये वाष्प है इस द्रव की सतह पर जो दाब डालती है उसी को अपन क्या बोलते थे, वाष्प दाब कहते थे। तो ये तो बात थी जबकि ये विलायक क्या ले रखा हो अपन ने, शुद्ध विलायक हो। परंतु मान लीजिए अब हम ने क्या बना लिया, इस विलायक में विलेय पदार्थ मिला के क्या बना लिया, इसका विलयन बना लिया। तो जैसे ही इस विलायक में विलेय पदार्थ बना के विलयन बनाते हैं तो जो सतह है की बात अपन कर रहे हैं, सतह पर कुछ स्थान पर किसके अणु आ जाएंगे, यहाँ पे विलायक के अणु आ जाते हैं और ये विलेय के अणु आ जाते हैं। और ये विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। यहाँ पर जो विलायक है वो तो वाष्पशील है, मतलब वाष्प में बदल जाता है, और जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील है। ये शुद्ध विलायक तो कैसा लिया था अपन ने, वाष्पशील। और ये है विलयन जिसमें कि विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, मतलब वाष्प में नहीं बदल सकता है। तो जैसे ही इसको अपन गर्म करते हैं तो विलायक वाष्पशील होने के कारण विलायक के अणु तो गर्म होकर के वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, इस पात्र की दीवारों से टकराने लग जाते हैं। परंतु इस बार हम देख रहे हैं कि जो वाष्पीकरण या वाष्पदाब है, ये वाष्पदाब की प्रक्रिया कैसी होती है, सतही प्रक्रिया होती है। सतही प्रक्रिया होने के कारण केवल सतह के अणु होते हैं वही वाष्प में बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सतह पर जो विलायक वाष्पशील है उसके अणु क्या है, कम है, और कम होने के कारण कम वाष्प बनेगी, कम वाष्प बनेगी तो कम ही वाष्प क्या डालेगी, दाब डालेगी। जबकि यहाँ पर केवल क्या है, सारे अणु किसके हैं, विलायक के अणु हैं, और विलायक के सभी अणु किससे बदल जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे, और सभी अणु क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। जबकि यहाँ पर विलायक के अणु ही वाष्प में बदल सकते हैं, विलेय के अणु वाष्प में नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से विलयन में वाष्प दाब की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, या वाष्प दाब होगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा शुद्ध विलायक की अपेक्षा। ये हमने पढ़ लिया था अपने पिछले वीडियो में वाष्प दाब, जिसमें हमने पढ़ा था, और वहीं हमने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम होता है। इसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब देखिए वाष्प दाब में अवनमन को दिखाते हैं PA0 माइनस PA। यहाँ पे PA0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PA है विलयन का वाष्प, विलयन का वाष्प दाब। क्योंकि अब PA क्यों लिखा है, क्योंकि जो विलेय है वो तो अवाष्पशील है, तो विलयन का वाष्प दाब भी उतना ही होगा जितना कि किसका होगा, विलायक का वाष्प दाब होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा दिया PA। तो ये तो था वाष्प दाब में अवनमन। अब राउले के नियम को अपन ने गणितीय व्याख्या की थी जब अपन ने पढ़ा था राउले के नियम से। हमने ये पढ़ा था उस टाइम पे कि अवाष्पशील ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है वो विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है। जब हमने राउले के नियम की गणितीय व्याख्या की थी, और कौन से के लिए, अवाष्पशील पदार्थों के लिए जब अपने की थी, तो अवाष्पशील विलेय ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलेय ठोस के मोल भिन्न के समान होता है।
आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं? जब हम वाष्पदाब में अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्पदाब का भाग दे देते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा PA0 माइनस P बटा PA0, और ये किसके बराबर होगा? विलेय ठोस के मोल भिन्न के। तो XA क्या है? विलेय ठोस के मोल भिन्न है। अब मोल भिन्न क्या होते हैं? तो मोल भिन्न बराबर क्या हो, मोल भिन्न को कैसे निकालते हैं कि किसी भी जिस घटक का मोल भिन्न ज्ञात करना है उसके मोल बटा विलयन के कुल मोल। जैसे कि हमें यहाँ पे B घटक का मोल भिन्न ज्ञात करने हैं, तो B घटक के मोल बटा विलयन A और B से मिला हुआ है, तो A के मोल प्लस B के मोल मतलब विलयन के कुल मोल। तो यहाँ पे NB बराबर तो हो जाएगा विलेय के मोल, और NA बराबर हो जाएगा विलायक के मोल। अब देखिए मोल कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोल ज्ञात करते हैं हम ग्राम में मात्रा बटा अणुभार से। तो मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। जैसे कि हमें A घटक के मोल ज्ञात करने हैं, तो A की ग्राम में मात्रा मतलब WA, और A का अणुभार मतलब MA। ऐसे B के लिए ज्ञात करना है तो NB बराबर हो जाएगा WB बटा MB। तो ये जो WA है ये तो क्या है? WA बराबर है विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा, और WB बराबर है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो ये तो है मोल ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सूत्र को हम रख दें इस मोल भिन्न वाले सूत्र में। मोल के दोनों सूत्र आ गए हैं, B के लिए और A के लिए, उसको मोल भिन्न वाले सूत्र में रखेंगे तो XB बराबर हो जाएगा, XB बराबर W बटा MB बटे WA MA प्लस WB MB, ये है XB बराबर। और तनु विलयन के लिए तो देखिए जो तनु विलयन होते हैं उनमें विलेय तो बहुत कम मात्रा में होता है, विलायक ही होता है, मतलब विलेय के मोल होंगे वो तो बहुत कम मात्रा में होंगे। किसके मोल होंगे? विलायक के मोल ही होंगे। तो WB बटा MB है ये बिल्कुल नगण्य होगा, किसकी तुलना में? WA बटा MA की तुलना में। तो इस वाले पद में ये जो हर वाला पद है इसमें हम इस WB बटा MB को नगण्य मतलब शून्य मान सकते हैं। तो शून्य मानने पर ये शून्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? केवल ये वाला भाग। तो XB बराबर हो जाएगा WB बटा MB बटा WA MA। तो XB बराबर WB बटा MB इंटू MA बटा WA। जो XB का ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है, हम ये इस आपेक्षिक अवनमन वाले सूत्र में रख दें तो हमें मिल जाएगा P नोट A माइनस PA बटा P नोट A बराबर WB MB इंटू MA बटा WA। अब हमें निकालना है अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो दोनों तरफ हम वज्र गुणा कर दें तो ये हो जाएगा
पी ए नोट माइनस पी ए इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर पी ए नोट इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी। तो एम बी बराबर यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा डब्ल्यू ए इंटू पी नोट ए बटा पी नोट ए माइनस पी। और यही है अवाष्पशील विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। और इसमें आपसे परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बस हमें इस सूत्र में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू ए का मतलब क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा। एम ए का मतलब है विलायक का मोलर द्रव्यमान। पी नोट ए का अर्थ है शुद्ध विलायक का मोलर द्रव्यमान। और पी ए का अर्थ है विलयन, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आएगा, यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पी ए का मतलब है विलयन का वाष्प दाब। तो ये सूत्र और इसमें ये जो भी चीज़ें जो है उसका ध्यान हमें रखना है। आइए तो इस सूत्र पे आधारित हम एक सवाल देखते हैं कि कैसे आता है परीक्षाओं में। तो आपको ये सवाल दे रखा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलेय को मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें हमें दे रखी है वो लिखेंगे एक एक करके। तो दोबारा से हम इसे धीरे धीरे सवाल को पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है। तो इसमें देखिए किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतनी संख्या दे रखी है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। मतलब बेंजीन क्या है, यहाँ पे विलायक है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमको दे रखा है और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम दिखाते हैं पी ए नोट से। अब विलायक क्या है, यहाँ पे बेंजीन है, तो यहाँ पे एक ही जगह लिख देंगे बेंजीन बराबर 0.850 बार। अब 0.5 ग्राम दे रखा है अवाष्पशील विलेय ठोस। मतलब जो अवाष्पशील विलेय है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा वो दे रखी है। विलेय की ग्राम में मात्रा को दिखाते हैं डब्ल्यू बी से 0.5 ग्राम। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा है ये, विलायक की ग्राम में मात्रा डब्ल्यू ए बराबर 39 ग्राम। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.84 बार है। विलयन का वाष्प दाब मतलब पी ए बराबर 0.845। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
तो विलय को दिखा रहे हैं हम बी से। तो एम बी का मान इसमें पूछा गया है कि इस एम बी का मान क्या होगा। तो सारी चीज़ें हमें ज्ञात है, सूत्र के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं। हमारे सूत्र में से ज़्यादातर सब चीज़ें मिल गई है, बस हमें एम ए का मान ज्ञात नहीं है, मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं है। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान एम ए ज्ञात करना है और ए की जगह क्या है बेंजीन, मतलब C6H6। तो मोलर द्रव्यमान 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12, तो 6 का 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन, एक का 1, 72 प्लस 6 बराबर 78। तो कितना आ जाएगा इसका 78 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान। अब सभी को हम सूत्र में लिख दें तो एम बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी का मान 0.5 इंटू एम ए का मान 78 इंटू डब्ल्यू ए का 39 इंटू 0.850 बटा 0.850 माइनस 0.845। तो इससे 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 1.0 इंटू 0.850 बटा 0.005 कट जाएगा और बचेगा 1750 ग्राम, 170 ग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो अपना विलेय पदार्थ है उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आएगा 170 ग्राम। तो इस तरह से हम जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से जो भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।